हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। आज का ये पहला एपिसोड है आपके नॉलेज के डबल डोज का। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं जो मैरिजेबल एज है लड़कियों की, वो 18 से बढ़ा के 21 करने की बात की जा रही है। इसमें रहेंगे आपके दो एक्सपर्ट्स और ये सारी जो सीरीज चलेगी इसमें आपको हमेशा मिलेगा डिस्कशन बर्निंग टॉपिक्स पे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अमेय, आई एम HOD फॉर क्लैट एंड विद मी इज हरीश खैरनार सर, एक्सपर्ट ऑफ GS। सर, आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ये वाला टॉपिक, 18 से 21 की जा रही है गर्ल्स की मैरिजेबल एज। तो ये आजकल न्यूज़ में क्यों है, कहाँ से ये बात चालू होती है और कहाँ ये बात जाके ख़त्म होगी, तो थोड़ा प्रकाश डालिए सर। एक्चुअली सर, अगर हम इस बात को थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं, इन डेप्थ जानते हैं, तो कोई भी बात के तीन पहलू होते हैं। जैसे हम बैकग्राउंड बोलते हैं, बॉडी जो भी करंटली चल रहा है, और फ्यूचर आने वाले टाइम में क्या होगा। अगर हम बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं तो 2020 में जो हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इस बात के ऊपर चर्चा छेड़ी थी कि किस प्रकार से लीगल एज फॉर गर्ल्स जो है मैरिज के लिए वो बढ़नी चाहिए, 18 से 21 होनी चाहिए, जो भी आपने बोला। और इसीलिए जय जेटली कमेटी जो जून 2020 में अपॉइंट की गई थी। अब इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा, रिकमेंडेशंस क्या दिए, ये हम आगे जानेंगे ही। उस कमेटी में VK पॉल साहब भी थे, जो नीति आयोग के जो हेल्थ आर्म है उसके मेंबर भी रह चुके हैं। तो अब हम जानेंगे कि उस रिकमेंडेशंस में क्या है, वो तो हमें बाद में पता चलेगा ही। बट ये है थोड़ा सा हिस्टोरिक इस चीज़ का कि क्यों एज बढ़ाई जा रही है। पर मुझे ऐसा लगता है सर कि इसको लेके जो लीगल प्रोविजंस है वो भी आप एक बार बता दें तो हम शायद साथ में उसको क्यूमुलेटिव आगे और बता पाएंगे। तो प्लीज़ मुझे कुछ लीगल प्रोविजंस के बारे में बताइए। बिल्कुल सर, जो अभी अनाउंसमेंट हुई है ये एक्चुअली ये अनाउंसमेंट किस चीज़ की है, जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है 2006 का, उसके अंदर सर अमेंडमेंट की जाएगी। सेक्शन 3 जो है वो चाइल्ड की बात करता है, सेक्शन 2 क्लॉज A, 3 हम यहाँ पे सेक्शंस देखने वाले हैं। 2 क्लॉज A बात करता है चाइल्ड की। चाइल्ड कौन होता है? मैरिज के सेंस में अगर हम लोग बात करें तो अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की है या फिर 21 साल से कम उम्र का लड़का है तो वो लोग चाइल्ड में गिने जाएंगे। ठीक है। इसी के बाद में 2B जो है वो बात करता है चाइल्ड मैरिज की, और 2C बात करता है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज की। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज का मतलब लड़का या लड़की कोई भी हो सकते हैं। अगर चाइल्ड के बीच में मैरिज होती है तो फिर ये क्या माना जाता है, वॉइडेबल हो जाएगा। वॉइडेबल का मतलब है एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी, जो भी मेजर होता है तो मेजर होते टाइम वो क्या कर सकता है, अपनी शादी को अनल करवा सकता है कि मैं तो छोटा था, मेरी कंसेंट अब नहीं मानी जाएगी। ठीक है। और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं, हालांकि उसके अंदर चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो आज हम उसकी बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ इससे स्टिक करेंगे। ठीक है। चलिए, अगर हम लोग यहाँ पे हिस्टोरिकल तरीके से देखना चाहें कि कहाँ पे हम लोग चाइल्ड मैरिजेस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अगर बहुत पहले हिस्ट्री के अंदर जाते हैं तो हमें पता पड़ेगा कि बचपन में ही बच्चों की शादी हो जाती थी। इनफैक्ट इतना बचपन में शादी हो जाती थी कि बच्चा पैदा होने वाला होता था, लोग जबान दे देते थे कि मेरी अगर बच्ची पैदा हुई तो तुम्हारे लड़के से उसकी शादी करूंगा। पर उसके बाद में जब अंग्रेजों का रूल चल रहा था, ब्रिटिश रूल था, उस टाइम में क्या हुआ, एक एक्ट हम लोग लेके आए जिसको आज के टाइम में हम लोग कहते हैं इंडियन पिनल कोड। उसने शादी को नहीं छेड़ा, पर यह जरूर कह दिया कि 10 साल से कम उम्र की अगर लड़की है उसके साथ में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो वो क्या हो जाएगा, क्रिमिनल एक्ट हो जाएगा। तो वो जो क्रिमिनल एक्ट है 1860 वाले एक्ट ने कह दिया था, जो IPC का था। उसके बाद में हमारे पास में आता है एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, इसे एक्ट एक्स भी कहते हैं, ऐसे ही उसका नाम दिया गया था, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि जो एज ऑफ इंटरकोर्स है या फिर कंसेंट की एज है वो 12 ईयर्स होनी चाहिए, उसका मैरिज से कोई लेना देना नहीं था। और उसके बाद में इसी एक्ट एक्स के अंदर क्या हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था 1927 के अंदर। उसमें क्या हुआ था, 12 साल से छोटी लड़कियों की अगर शादी हो जाती है तो उसे नहीं माना जाएगा, इलीगल नहीं था, वो माना ही नहीं जाएगा कि शादी हुई है। 12 साल से छोटी लड़कियां शादी कर ही नहीं सकती हैं। लड़कों की शादी के बारे में उसमें कुछ नहीं कहा गया था, क्योंकि एक सोशली एक्सेप्टेड फिनोमिना है सर कि लड़की छोटी ही होगी और लड़के बड़े होंगे। ठीक है। उसके बाद में हमारा एक सारदा एक्ट आता है, हरबिलास सारदा जी थे, उनके नाम, जस्टिस हरबिलास सारदा, उन्हीं के नाम पे आता है। वो क्या करते हैं कि एक एक्ट लेके आते हैं, और 1929 के इस एक्ट के अंदर सबसे पहले तो फीमेल की जो एज है, मैरिज की एज है, उसे 14 कर दिया और मेल की एज को 18 कर दिया। और इसी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हो गया 1978 के अंदर, जो कि अभी फाइनली फंडामेंटल है हमारे जितने भी लॉज हैं उनका। फीमेल की जो एज है वो 18 ईयर्स है 1978 वाले अमेंडमेंट के बाद में, और जो मेल की एज है वो 1921 है। ठीक है। इससे रिलेटेड अब आगे जो भी चीजें हैं वो हम लोग देखते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट है या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट है, उनके सेक्शन 4 और 5 के अंदर
हमने यहीं से अडॉप्ट किया है। लड़की की जो उम्र है वो 18 साल होनी चाहिए शादी के लिए, और लड़के की उम्र जो है 21 साल होनी चाहिए शादी के लिए। अब सर ये बताइए, ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, इनके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। कोई साइंटिफिक कारण हो सकता है, कोई सोशल कारण हो सकता है, कोई पॉलिटिकल कारण हो सकता है। तो क्या हमारे पास में कारण है, क्या हमारे पास में तथ्य हैं? हमारी आजकल की, मुझे लगता है कि भारत के आज की सोशल या पॉलिटिकल सिस्टम को देखते हुए हमें खूब आदत हो गई है हर चीज़ को पॉलिटिसाइज करने की या उस चीज़ को उस व्यू से देखने की, पॉइंट ऑफ व्यू से। बट आई फील कि दिस इज़ टोटली न्यूट्रल, ये हर प्रकार से न्यूट्रल है और दिस इज़ क्वाइट यूजफुल। क्योंकि अगर हम अब बात करते हैं उस कमेटी के रिकमेंडेशंस की, तो कमेटी ने क्या क्या चीज़ें रिकमेंड करी थी। जैसे कि कमेटी ने ही ये रिकमेंड किया कि एज 21 तक बढ़ाई जानी चाहिए। एज शैल कंपल्सरी बी 21। वाई? इवन अगर हम बात करते हैं सर, 2008 में 18वीं लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में 205th रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, तो उस रिपोर्ट में ये कहा गया था प्रैक्टिकली कि एज ऑफ बॉयज कैन बी रिवर्टेड बैक। हम उसको रिवर्ट करके वापस लेके आ सकते हैं, उसको 18 कर सकते हैं, है ना। इसको 21 करने की क्या जरूरत है? तो नाउ बोथ ऑफ द साइड्स यू कैन सी कि ऐसा किया जा रहा है, डिस्कशन दोनों साइड से आ रहा है। तो ये कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा नहीं है। मुझे लगता है कि कमिटी भी इस मामले में सही सही डील कर रही है और उन्होंने बोला हुआ है कि हमारे रिकमेंडेशन के हिसाब से लड़कियों की एज 21 की जानी चाहिए। उसके पीछे क्या फैक्टर्स है वो आपको शायद थोड़ा बेटर आइडिया दे पाएंगे। सबसे बड़ा फैक्टर है एजुकेशन। एजुकेशन जो है वो बेसिक राइट हम लोग मानते हैं, बेसिक हमारे राइट में गिना जाता है, फंडामेंटल राइट में भी आता है इवन 2006 के अमेंडमेंट के बाद में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सारे मामले, ये जो माजरा है पूरा, इसमें एजुकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। अगर एक लड़की की शादी होने वाली है, शी नोज दैट आई एम गेटिंग मैरिड एट दिस एज, तो उसके मन में साइकोलॉजिकली ये चीज़ बिठा दी जाती है कि आपकी शादी होने वाली है। सो शी फोकसेस लेसर ऑन हर एजुकेशन फैक्टर और ऑब्वियसली उसके समाज की प्रति भागीदारी कम हो जाती है। तो क्या ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल है? मुझे नहीं लगता। इवन हम बोलते हैं कि जो भारत की सोशल सिस्टम है वो इस प्रकार से बिल्ड हो चुकी है कि आप देखिएगा, मैंने आपको बोला भी था कि हाउस होल्ड में अगर हम जाते हैं तो यू विल सी ए मदर कॉलिंग हर डॉटर आउट कि अरे बेटा ये ऐसे करोगे तो ससुराल में ये सब करोगी, डांट खाओगी। यू वोंट सी दिस कि उसकी माँ उसको बोलेगी कि अगर जॉब की जगह जाओगे तो ऐसा करोगी क्या, बॉस की डांट खाओगी। नो। बट वही लड़कों के लिए आप ये सुन सकते हैं, बाहर जाएगा अकेला रहेगा। सो दिस जेंडर पैरिटी, दिस नीड्स टू बी चेंज। तो रिकमेंडेशन में यही सब चीज़ें लिख के आई कि एजुकेशन, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल अवेयरनेस, इन चीज़ों के बारे में हमें बदलाव लाना ज़रूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये एक पर्टिकुलर वजह हो सकती है। इसके लिए कुछ डेटा भी है सर। अगर मैं ऐसा नहीं कि हम लोग तथ्यों के बिना बात कर रहे हैं। आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में जानते होंगे, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के बारे में जानते होंगे। ये सारे रेट्स भारत ने सक्सेसफुली कम किए हैं पिछले कुछ सालों में। पर ये कम करने के लिए हमें आज एक पूरी 2021 आना पड़ा। 2021 खत्म करके आज हम 2022 में हैं, इतने साल आने पड़े। तो दिस वॉजंट नीडेड एक्चुअली, इतने साल नहीं लगने चाहिए थे। बट ठीक है, वी टुक इट, हम अपने ओन पेस से चलते हैं। आई एम वेरी प्राउड कि इंडिया अपने ओन पेस से चलता है। डेटा ये कहता है कि 1992 के 92-93 वाला जो साल था, उसमें हमारे साथ भारत में 54% के अराउंड चाइल्ड मैरिजेस हो रहे थे। कैन यू थिंक ऑफ इट कि 54% पीपल वे आर गेटिंग मैरिड वाइल दे वर चाइल्ड ओनली। फिर उसके बाद में हमें ये चेंज करने के लिए 2005-2006 आना पड़ा, जब ये डेटा थोड़ा सा हमें दिलासा देता है और ये डेटा आता है अराउंड 47-45%। वहाँ पर भी 7-8% की गिरावट है, बट एटलीस्ट गिरावट देखने को मिली। ये सब चेंज करते करते फाइनली अब जो रीसेंट डेटा है वो ये कहता है कि अभी भी भारत में अराउंड 25% चाइल्ड मैरिजेस हो रहे हैं। एंड एट दिस मोमेंट लिविंग इन आवर ओन हाउसेस, हम लोग ये फील भी नहीं कर सकते कि इस प्रकार की चीज़ें हमारे समाज में हो रही है। तो सोशल अवेयरनेस इसीलिए मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए। पर सर मुझे मतलब कभी समझ में नहीं आता कि जिस प्रकार से बात आपने अभी करी कि लीगल प्रोविजंस चेंज होंगे या लीगली हम लोग को इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो अब अगर ये एक्ट इनेक्ट हो जाता है, जो आने वाले सेशन में वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऐसा हो सकता है, तो क्या कोई लीगल प्रोविजंस में भी चेंज हो जाएंगे? जो पहले हो रहा है उससे कुछ अलावा कुछ एक्स्ट्रा हम लोग देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, लीगल प्रोविजंस के अंदर जो चेंज होंगे, जो 3 चीज़ें मैंने बताई। पहला था जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, उसके अंदर तो मेन अमेंडमेंट वही है, पर उसका असर ये होगा कि जो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट हैं और स्पेशल मैरिज एक्ट हैं, उनके अंदर भी चेंजेस होंगे। बाद में क्या हम लोग देख सकते हैं कि जो अभी बातचीत चल रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, अगर वो आ जाता है तो हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड में ही चेंजेस कर देंगे। ये बहुत दूर की बात है, अभी इस पर नहीं। पर अगर हम पर्सनल लॉज की बात करें तो हिंदू के लिए जो लॉज हैं वो कोडिफाइड है, मुस्लिम्स के लिए जो अभी लॉज हैं वो कोडिफाइड नहीं है, वो कस्टमरी हैं। तो मुस्लिम्स के अंदर ये माना जाता है कि अगर कोई गर्ल प्यूबर्टी हिट कर लेती है तो उसके बाद में उसकी शादी हो सकती है। तो उसमें अभी कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। अभी जो कोडिफाइड लॉज हैं सिर्फ उसके अंदर चेंजेस किए जाएंगे। और जब भी हम लॉ की बात करते हैं तो इसके अंदर हमेशा हमें इक्वालिटी बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है ना। तो एक कॉन्सेप्ट बड़ा बढ़िया सा निखर के आता है, वो कॉन्सेप्ट है राइट टू इक्वालिटी वर्सेस राइट ऑफ न्यूट्रलिटी।
अब यहाँ पे मैं ये क्लियर करना चाहूँगा, काफ़ी सारे न्यूज़पेपर में भी मैंने पढ़ा कि इसे जेंडर जो पैरिटी है इसे इक्वलिटी से जोड़ के देखा जा रहा है। तो न्यूट्रलिटी अलग चीज़ है और इक्वलिटी अलग चीज़ है सर। इक्वलिटी में क्या है कि अगर कोई पिछड़ रहा है, कोई पीछे रह गया है, तो उसे हम लोग बराबर लेके आएंगे, उसे एडिशनल सपोर्ट दिया जाएगा, कुछ एडिशनल एडवांटेजेस दिए जाएंगे, रिजर्वेशन के फॉर्म में हो सकता है, मॉनिटरी फॉर्म में हो सकता है, हित लाभ मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम लोगों ने पहले से बना रखी है, ठीक है। उसका मैरिज से बहुत ज़्यादा लेना देना अभी हाल फिलहाल नहीं है। पर जेंडर न्यूट्रलिटी जो है वो दो तरीके से हो सकती है शादी को लेके। कैसे हो सकती है? या तो हम 2008 वाले कमीशन की बात मान लें कि लड़के की एज को भी घटा के 18 साल कर दी जाए, या फिर लड़की की एज को बढ़ा के 21 साल कर दी जाए। तो मेरे ओपिनियन में मुझे ये लगता है कि लड़की अगर 21 साल में जाके शादी करेगी तो जैसा आपने बताया कि घर वालों के मन में एक माइंडसेट होता है कि 18 साल में शादी करनी है, 16 साल की हो गई है, 12th कर लिया है, अब इसे ग्रेजुएशन करवाने की क्या जरूरत, या फिर ग्रेजुएशन करवा दिया है तो ठीक है ग्रेजुएशन करेगी, इसी बीच में शादी के लिए लड़का देखते रहेंगे और वो अपने ससुराल जाके फाइनल ईयर कर लेगी या फिर काम उसका चल जाएगा। पर अब क्या होगा कि 21 साल तक तो उसे घर पे बिठाना है, और जब 21 साल तक घर पे बिठाना है तो आप उसका यूजी भी करवाओ, पीजी भी करवाओ, नौकरी करना चाहती है तो नौकरी भी करवाओ। तो मुझे लगता है कि जेंडर न्यूट्रलिटी के रास्ते हम लोग इक्वलिटी तक भी पहुंच पाएंगे, ठीक है। अब आपने सर जो डेटा बताया उसमें मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, दो चीजें, एक मदरहुड, क्योंकि हमने यहाँ पे मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट की भी बात की और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की भी बात की, और दूसरी चीज है मैरिज। तो एज ऑफ मैरिज और एज ऑफ मदरहुड क्या ये सेम है या इनमें कुछ डिफरेंस हो सकता है? बहुत बड़ा डिफरेंस है सर। इवन एक थर्ड पार्ट भी है इसमें जिसको हम एज ऑफ कंसेंट कहते हैं। एक तीसरा फैक्टर है एज ऑफ मदरहुड, एज ऑफ मैरिज एंड एज ऑफ कंसेंट। ये तीन अलग अलग फैक्टर है जिसमें से मदरहुड आप जब एक लड़की 12 या 13 साल की होती है, व्हेन शी इज एबल टू कंसीव, एट दैट एज शी अटेन्स द एज ऑफ मदरहुड, राइट। वो मदर बन सकती है, बट दैट्स जस्ट फिजिकली शी कैन बिकम अ मदर, ठीक है। इवन कई सारी लड़कियां तो फिजिकली भी मदर नहीं बन सकती, जिसी को हम लोग मैटरनल हेल्थ रेट में, मैटरनल फर्टिलिटी रेट में जो हमारा मोर्टेलिटी रेट है उसमें हम लोग कैरी ऑन करते हैं, उसको काउंट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों में जो डिफरेंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक डिफरेंस मुझे सबसे बड़ा ये लगता है कि एज ऑफ मैरिज जो है वही अगर हम लोग सही से करा के बढ़ा के रखते हैं तो हमें एज ऑफ मदरहुड जो है या एज ऑफ अटेनिंग मदरहुड जो है उसको कोई छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मदरहुड ऑटोमेटिकली, और जो मैरिज है सर, मैरिज है सोशल सिस्टम। बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि भारत में हर कई जगह पर वेस्टर्न कल्चर में भी मैरिज एक सोशल सिस्टम है। मैरिज आपको कई सारी चीज़ें सिखाता है, कई सारी जिम्मेदारियाँ भी दिलाता है। तो अगर आप 21 तक जाएंगे, बेसिकली यू आर वेल एजुकेटेड अंटिल नाउ, यू आर वेल नोन अंटिल नाउ, वेल वर्स विद द वर्ल्ड जिसमें आपको रहना है, तो एज ऑफ मैरिज 21 इज गुड। ऐसा मुझे लगता है कि यही रिकमेंडेशन भी कमेटी ने दिया है। मैं उनकी वी आर नॉट एनीबडी टू जस्ट गो उनके अगेंस्ट जाके कुछ हम बोल देंगे, आई बिलीव, पर ये अच्छा सजेशन है। उसमें मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें उन्होंने और भी बताई थी, जैसे आप ये टॉपिक छेड़ा तो एक और चीज़ उन्होंने सबसे बढ़िया मुझे बताई कि ट्रांसपोर्ट टू द एजुकेशनल फैसिलिटीज़ उसको हमें बढ़ाना चाहिए, ताकि लड़कियों की जो गेनिंग है, जो ज्ञान उन्हें मिलने वाला है, उसके लिए उनको ईजी एक्सेस हम लोग करवा सकते हैं। एजुकेशन का एक्सेस ईजी करवाना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। इवन मैं कहता हूँ सोशल अवेयरनेस, ठीक है। कई सालों से हम लोग आज ये लीगली हमें प्रोविजन देने की जरूरत पड़ने के पीछे सर मुझे लगता है एक बड़ी वजह ये है कि हम सोशल अवेयरनेस में कहीं ना कहीं फेल हो गए। हमारे सोशल सिस्टम को हमने वैसे ही बनने दिया जैसे वो बन रही थी। नाउ इट इज चेंजिंग ऑब्वियसली। भारत में लोक संख्या का बूम नहीं आने वाला है, ये बात कहे जाने के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 से गिरकर 2.0 पे आ गया है। वी हैव अचीव्ड दिस, तो हम ये भी अचीव कर सकते हैं। व्हाई नॉट? अगर ये कर सकते हैं तो ये भी अचीव कर सकते हैं। एंड आई बिलीव कि ये सब चीज़ें अगर होती रहेगी, इसी प्रकार से चलती रहेगी, तो सोशल एक्सेप्टेंस या सेक्स एजुकेशन अगर उनको अपने स्कूल में सही से मिलता रहेगा तो इन सब चीज़ों से हम लोग ये सब चीज़ें भी अचीव कर पाएंगे जो आगे इतने दिन टाइम से हम डिस्कस कर रहे हैं। ये लीगल प्रोविजंस और दोनों जीके वाला जो मैटर है सर, ये तो इस प्रकार से डिस्कस होता रहता है। आपको क्या लगता है कि इसके अलावा हमने और कौन से टॉपिक्स हैं जिनको लेना चाहिए डिस्कशन में, कि जो बेसिकली हमारे इसमें काम आ सकते हैं, एग्जामिनेशन या फिर एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी? अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचा जाए तो मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड है मैरिटल रेप को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आजकल दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो इसके ऊपर काफ़ी बात कर रहा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अगला हमारा जो भी वीडियो आए उसके अंदर हम लोग इसको इसे टेकअप करें। आज के लिए वीडियो काफ़ी रहा, आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है आई गेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, आपको और किसी टॉपिक पे अगर डिस्कशन चाहिए तो, बाकी कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में। नया इनिशिएटिव है, नॉलेज का डबल डोज है, दो टीचर्स आपके सामने आ रहे हैं, दो एक्सपर्ट आपके सामने आ रहे हैं और आपको डिस्कस करके बता रहे हैं कि इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं और क्या इसके पीछे की
गहराई है, क्या सच्चाई है। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।